Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology mentor. बेटा हम बॉटनी का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बारे में हमने ओवरव्यू थोड़ा सा किया था कि हम एक्चुअली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमंस के वेलफेयर फ़ायदे में आने वाले कुछ माइक्रोब्स जो हमारी लाइफ में बहुत सारे फील्ड्स में हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब माइक्रोब्स तो बहुत सारे हैं। माइक्रोब्स अपने ने सबने पता है कि हम किसको कहते हैं। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो मतलब साइज में छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोअन, ये सब माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये माइक्रोब्स हमेशा ख़राब नहीं होते, ये हमारे बहुत सारे फ़ायदे के काम भी कर रहे हैं। अब काम तो फ़ायदे का बहुत सारा है, उसमें से हम कुछ फील्ड्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे कुछ खाने में, फूड प्रोसेसिंग में ये हमको कैसे हेल्प कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लेवल पर मतलब कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं बेटा जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कैसे हो गए। ऐसे हो गए कि आप अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए कोई माइक्रोब कोई इतना इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है कि आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं, उससे कंट्री की इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, तभी तो आप उसको इंडस्ट्री के लेवल पर ग्रो करेंगे। वरना इंडस्ट्री के लेवल पे क्यों ग्रो करेंगे आप, क्यों उनके लिए फैक्ट्रीज बनाएंगे, क्यों उनका मास प्रोडक्शन करेंगे। तो जब भी हमारे फ़ायदे की कोई चीज़ होगी तो हम उसका मास प्रोडक्शन कराएंगे। और तब मास प्रोडक्शन क्यों कराएंगे इंडस्ट्री के लेवल पे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होगा। तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं और इसलिए हम उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करा रहे हैं, मतलब उनका मास स्केल पर प्रोडक्शन करा रहे हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये सीवेज क्या होता है। सीवेज होता है बेटा गंदा पानी, जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है ना, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है। जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है मतलब डेली का हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, फैक्ट्रीज से जो पानी निकलता है, जितना भी गंदा पानी है, जहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड में पानी यूज़ हो रहा है किसी भी फॉर्म में, वो पानी हम सीधे के सीधे वाटर बॉडीज़ में, नेचुरल वाटर बॉडीज़ में यानी रिवर्स में, लेक्स में, इसमें नहीं जाने देते। हम पहले उनको साफ़ करते हैं। तो साफ़ करना, गंदे पानी को ट्रीट करके साफ़ करना, इस सीवेज ट्रीटमेंट। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं, STPs, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हमारी हेल्प माइक्रोब्स कर रहे हैं, कैसे, ये भी हम पढ़ेंगे। अगला, एनर्जी प्रोडक्शन। कुछ माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए बहुत सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। बायोगैस, काऊ डंग के बारे में सब जानते हैं, उसका यूज़ किया जाता है, एनर्जी का ही सोर्स का काम कर रहा है। तो ये सारा एनर्जी जनरेशन भी कैसे हो रहा है, बहुत सारे माइक्रोब्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे। फिर माइक्रोब्स इज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब कोई ऐसे एजेंट का काम कर रहा है माइक्रोब जो बायो कंट्रोल कर रहा है, मतलब किसी न किसी स्पीशीज को कंट्रोल कर रहा है, स्पीशीज को कंट्रोल कर रहा है। ये खुद भी एक स्पीशीज है, इसी को हम एजेंट कह रहे हैं। एजेंट हम किसको कह रहे हैं, उस माइक्रोब को जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। समझो पहले टॉपिक, कि हम टॉपिक के अंदर एक्चुअली में कैसे कवर करने वाले हैं चीज़ें। हम पढ़ रहे हैं हमारे फ़ायदे में यूज़ होने वाले कुछ माइक्रोब्स, जैसे कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए ऐसे एजेंट का काम कर रहे हैं जो किसी और स्पीशी को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो मैं माइक्रोब हूँ और मैं माइक्रोब हूँ, एक ऑर्गेनिज्म हूँ, एक स्पीशीज़ हूँ, और दूसरे स्पीशीज़ को मैंने कंट्रोल कर दिया। मान लो कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि मान लो उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया या फिर उसको किल कर दिया। उस माइक्रोब को, कोई हार्मफुल मान लीजिए और स्पीशीज़ है, उसको कंट्रोल करना मतलब उसको मार देना या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देना, उसकी ग्रोथ को स्लो कर देना। रिटार्ड मतलब स्लो कर देना। तो कुछ माइक्रोब्स हैं जो एक ऐसे एजेंट का काम कर रहा है, वो माइक्रोब जो किसी और स्पीशीज़ को, किसी और ऑर्गेनिज्म को, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये कुछ भी हो सकता है। बायो मतलब तो हो गया बायोलॉजी, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप ऐसे ही एजेंट की बात कर रहे हैं जो माइक्रोब हो, क्योंकि हम चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और बायो को मतलब किसी और लाइफ को,
किसी और स्पीशीज को, किसी और ऑर्गेनिज्म को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब या तो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है या उसको मार देता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। जैसे ऐसा हमको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है बेटा पेस्ट कंट्रोल में। कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फसल होती हैं, कुछ क्रॉप्स होते हैं जिसपे कीड़े लग जाते हैं और उसकी ग्रोथ को कम करते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स हम तो उस पर केमिकल छिड़क ही सकते हैं, ये तो पक्की बात है, हम केमिकल छिड़क के उस कीड़े को मार सकते हैं। पर हम जब ये करना शुरू करे हैं, उसके पहले से भी तो ये चीज़ें होती आ रही हैं और नेचुरली अभी भी हो रही हैं। हम कहाँ पूरे संसार के क्रॉप्स पे केमिकल छिड़क पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नेचुरली हो रही हैं। इसमें कुछ माइक्रोब उन कीड़ों को खा रहे हैं। कुछ माइक्रोब्स एक ऐसे एजेंट का काम कर रहा है जो जाके बायो कंट्रोल यानी कि पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहा है। इसकी एग्जांपल हो सकती है पेस्ट, किसी पेस्ट, कोई ऐसा इंसेक्ट जो प्लांट को, क्रॉप को खराब कर रहा हो, उसको हम पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट को कंट्रोल कर रहा है, इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, बायो कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा नेचुरली बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें से कुछ खास एग्जाम्पल्स हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आते हैं बायो फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र तुम बताओ क्या होता है? फर्टिलाइज़र वो होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी की हम बात करते हैं। हम चाहते हैं भाई कि हम ऐसा चाहते हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी हों, जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, मिट्टी में, सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हो। जितनी अच्छी फर्टिलिटी होगी उतनी अच्छी क्रॉप होगी, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने अच्छे मिलेंगे। तो अल्टीमेटली सॉइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एक ही सॉइल पर हम कितनी बार कौन कौन सी फसल ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए तो हम फर्टिलाइजर्स छिड़कते हैं सॉइल में। प्लांट्स, जब हम घरों में प्लांट्स लगाते हैं तो हम पॉट्स के अंदर फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं, मिक्स करते हैं मिट्टी में, है ना। जैसे कि काऊ डंग एक बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो ये तो हो गया। अगेन आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बायोलॉजिकल चीज़ें हैं जो फर्टिलाइज़र का काम कर रही हैं। यहाँ पर बायो किसके लिए बोला गया है? उसी माइक्रोब के लिए जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे माइक्रोब, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो खुद ही फर्टिलाइज़र का काम कर रहे हैं, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक्स एक्चुअली हम यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ही कवर कर लेंगे कि कैसे इंडस्ट्री के लेवल पर हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं। ये तो हो गया आपके चैप्टर का कि भाई हम चैप्टर को किस किस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की सीक्वेंस फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के हेडिंग्स फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी के हेडिंग्स के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें नीट के एग्जाम के लिए उतनी कवर करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें से पहला ले लो आप, माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमारे घर में कैसे माइक्रोब्स कुछ कुछ काम कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर। तो आप दोनों में से कोई भी टॉपिक बोल सकते हो। मैंने मेन टॉपिक किसका लिख दिया है? एनसीईआरटी का, दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये वही टॉपिक है कि हम माइक्रोब्स को फूड प्रोसेसिंग में पढ़ना चाहते हैं। अब इसकी तुम्हें कोई भी एग्जाम्पल पूछी जाएगी तो जनरल एग्जाम्पल्स तुम सबको पता है। में दही बनाते हैं हम, दही के अंदर हम वो थोड़ा सा जो पिछला दही जमा हुआ होता है वो उसमें मिक्स करते हैं एज एन इनोक्यूलम। तो वो जो हम मिक्स करते हैं दही, वो क्यों करते हैं? क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी दही जमाने के लिए बैक्टीरिया की हेल्प की ज़रूरत होती है, राइट। दही जमाने के लिए हमको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प होती है। तो एक तो घर में यही एग्जाम्पल हो गया। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और इसमें से हम यहाँ छोटे से एक फ्लैश कार्ड के फॉर्म में लिख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही याद करेंगे कॉपी में, ठीक है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे, यानी कि माइक्रोब को या उनसे मिले हुए प्रोडक्ट को, जैसे दही माइक्रोब के द्वारा ही बनाया हुआ प्रोडक्ट हो गया ना एक, तो उसके प्रोडक्ट को हम एवरीडे यूज करते हैं। अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो पहला एग्जांपल हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, फूड प्रोसेसिंग में हमको क्या मिला? हमको पहला एग्जाम्पल मिला, छोटा सा फ्लैश कार्ड बनेगा इस हेडिंग का। हमको पहला एग्जाम्पल क्या मिला? कर्ड, ठीक है। पहला प्रोडक्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिसमें माइक्रोब हेल्प कर रहा है वो हो गया कर्ड फ्रॉम मिल्क। Microorganisms such as lactobacillus and others
commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd. मिल्क को कर्ड कौन बनाता है? बैक्टीरिया। मिल्क को कर्ड कौन बनाता है? इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होगा? LAB, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। जितने भी बच्चे हमसे ऑफलाइन में कनेक्टेड हैं उन सबको पता है कि हमें कहीं पर भी कोई भी शॉर्ट फॉर्म मिलती है तो हम एक क्लास वाइज पूरी बायोलॉजी का फ्लैश कार्ड तैयार करते हैं। एक पतली सी कॉपी होगी आपके पास, तो आप उसमें लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आप LAB ऐड कर लेंगे कि एक आपको शॉर्ट फॉर्म मिली है, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो कर्ड कैसे बन रहा है? घर में कर्ड बन रहा है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया, उसमें माइक्रोब की हेल्प लगती है। हाँ, कौन से माइक्रोब की हेल्प लगती है? बैक्टीरिया की। कौन से माइक्रोब की हेल्प लगती है? तो सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी बताएंगे, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? LAB। उस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के ग्रुप में आने वाले बैक्टीरिया के एक एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गई आपकी। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है आगे? ग्रो इन मिल्क। ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB lactic acid bacteria produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins। देखो होता क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, ये हम डाइजेशन बेसिक जानते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं। देखो मिल्क है, ठीक है, मिल्क है। अब इस मिल्क से हमको क्या बनाना है? मिल्क से हमको कर्ड बनाना है। इस मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करेगा? LAB। कैसे करेगा? मिल्क का पार्शियल डाइजेशन होगा। मिल्क का पार्शियल डाइजेशन होगा। देखो पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, आप सबको पता है। और कौन सा प्रोटीन होता है जरा बताइए? केसीन प्रोटीन। मिल्क के अंदर केसीन प्रोटीन पाया जाता है बेटा, आप सबको पता है। मिल्क के अंदर केसीन, जैसे मिल्क के अंदर अगर आपको कार्बोहाइड्रेट पूछा जाएगा तब आप क्या बताएंगे? लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज शुगर। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। इसीलिए बच्चों के स्टमक में एक रेनिन एंजाइम आता है जिसकी स्पेलिंग RENNIN होगी, सिंगल N तो हार्मोन होता है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम क्या करता है? बच्चों में केसीन का डाइजेशन करते हैं, क्योंकि बच्चे मेजरली 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पर फीड करते हैं, तो उनमें ये एक्स्ट्रा एंजाइम पाया जाता है। चलिए, तो अभी क्या होता है? मिल्क के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, केसीन प्रोटीन है, उनका पार्शियल डाइजेशन, आधा डाइजेशन किया जाता है। आधा डाइजेशन होगा, पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ा सा कटा हो जाएगा, यानी दही जैसा हो जाएगा, तो दही बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं एसिड्स दैट कोएगुलेट। तो ऐसा करने से कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड, जैसे कि लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसीलिए इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। आपको पता होगा जब हम बहुत ज़्यादा अचानक से एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, तो हमारी बॉडी में मसल्स में भी लैक्टिक एसिड एनारोबिक डाइजेशन से, एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से हमको पेन होता है। तो वहाँ पे भी आप लैक्टिक एसिड पढ़ते हो, आप खा भी रहे हो लैक्टिक एसिड। आप जब दही खाते हो तो आप मिल्क का एक ऐसा फॉर्म खा रहे हो जिसके अंदर अब लैक्टिक एसिड बन गया है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, उसके प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से वो कोएगुलेट हो गया है, जिसकी वजह से कोएगुलेशन हो गया है मिल्क का, कोएगुलेशन, मिल्क का कोएगुलेशन हो गया है। मिल्क अब प्रॉपर लिक्विड नहीं रहा, थोड़ा गाढ़ा सा हो गया और कर्ड की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum और starter। ठीक है, जो हम थोड़ा सा दही निकाल के मेन मिल्क में मिक्स करते हैं उसी को हम इनोक्यूलम कहते हैं, यानी स्टार्टर हो गया। उसके अंदर उस 1 चम्मच, आधे चम्मच दही के अंदर जो हम मिल्क में मिक्स करते हैं ताकि वो पूरा मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाए, 1 आधे चम्मच दही इनोक्यूलम के अंदर बेटा मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उतने से के अंदर इतना ज़्यादा बैक्टीरिया है, तो आप सोचो जब पूरा दही फॉर्म होता होगा या हम 1 कटोरी दही खाते होंगे तो उसके अंदर कितने ज़्यादा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। विच एट सुटेबल टेम्परेचर्स मल्टीप्लाई। अब हम उनको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, राइट। हम उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, हम उसको अच्छे से कवर करके किचन में थोड़े सही ठंडे टेम्परेचर में रखते हैं। किस लिए? क्योंकि सुटेबल टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, यानी मिल्क को दही में कन्वर्ट करते चला जाता है और पूरा मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाता है, दस कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। फायदा क्या हुआ कर्ड बनाने से? इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है, वरना मिल्क ही पी लेते।
वाई वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू कर्ड, कुछ तो फायदा होगा, ह्यूमंस अपने फायदे के अलावा तो कुछ बिना तो कुछ करते नहीं है मेहनत, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। कैसी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी है बेटा, विटामिन B12 ज़्यादा है, मतलब मिल्क में विटामिन B12 नहीं था, बहुत कम था, उससे बहुत इंक्रीज कर गया है किसमें, कर्ड में। अब विटामिन B12 से क्या करना है, तुम सोचोगे मैम विटामिन B12 का क्या काम है, याद करिए विटामिन B12 का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब हम दही खाएंगे मतलब विटामिन B12 खाएंगे, विटामिन B12 खाएंगे और वो एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में जाएगा, तो क्या फायदा होगा, ये विटामिन B12 बहुत सारे काम करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12 हीमोपोइसिस एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, जिन्होंने भी क्लासेस लगाई हुई उनको ये याद होगा, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोसाइट का पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी आरबीसी प्रोडक्शन में विटामिन B12 का रोल है। इसीलिए अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाए तो आरबीसी कम हो जाता है। और याद करो इसको एब्जॉर्ब कराने में कौन से फैक्टर का काम है, इसको एब्जॉर्ब कराने में काम करता है बॉडी में कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो ये सब इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट एज यूजुअल जो हमारी आदत है, हमारे पास कोई टॉपिक आएगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम रिकॉल करते रहते हैं। तो न्यूट्रिशनल दही खाएंगे तो विटामिन B12 आएगा बॉडी में, विटामिन B12 होगा तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए, ब्लड के अंदर ले जाने के लिए हमको कासल इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें कासल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो हमारे खाए हुए विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है। तो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हुआ और विटामिन B12 आपने खाया तो भी विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसीलिए ये नहीं होता है, तब भी आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। अगर आप विटामिन B12 आपकी बॉडी में कम है, आप अपनी डाइट में प्रॉपर विटामिन B12 नहीं ले रहे तो भी आरबीसी कम हो जाता है। इन दोनों का होना जरूरी है, आयरन का होना जरूरी है हीम बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से एक भी फैक्टर कम हो गया तो आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी एरिथ्रोपोइसिस कम होता है, आरबीसी का काउंट कम हो जाता है और एरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाता है जो हम सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। एनीवेज ये सब तो दूसरे चैप्टर्स की बात होगी, इस पे वापस से आते हैं। तो कर्ड बनाया, विटामिन B12 बढ़ गया। इन आवर स्टमक टू द LAB lactic acid bacteria play very beneficial role in checking disease causing microbe। अब क्या होता है, हमारे जब हम दही खाते हैं तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आया, ये हमारे स्टमक में भी एक हमारे लिए बूंद का काम करता है। कैसे कि इट चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। अब क्या होता है, कोई मान लो डिजीज करने वाला माइक्रोब आ गया, ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को चेक करता है। चेक करने का मतलब ये नहीं जैसे डॉक्टर जाता है और कोई डिजीज चेक करता है, नहीं, यहाँ ऐसे जब लाइन में चेकिंग लिखा हुआ उसका मतलब इनहिबिट होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इनहिबिट्स, रोकना। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में, दही खाते हैं स्टमक में आता है, तो खराब बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने से इनहिबिट भी करता है। ये इसका एडिशनल फायदा होता है, इसलिए दही खाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक आपको मिला अभी तक प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, उसके एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ दिया, हमने कवर किया। अब नेक्स्ट आते हैं, द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। चलिए डोसा इडली, साउथ इंडियन फूड पे आते हैं। अभी तक तो हम बड़े अच्छे फूड की बात करते हैं कर्ड, अब हम डिफरेंट अच्छे फूड की बात करते हैं, दैट इज डोसा एंड इडली। तो जैसे डोसा एंड इडली खाते हैं तो देखा होगा उसका जो बैटर बनता है वो थोड़ा सा ऐसे फुला सा होता है, स्पंजी, मतलब नॉट स्पंजी बट ऐसे लिक्विड नहीं होता, सिर्फ थोड़े झाग से होते हैं, उसमें थोड़ा फोमी होता है, उसका टेक्सचर दिखा होगा हमने। मम्मी लोग उसमें जब भी हम बनाते हैं वो तो उसमें थोड़ा सा इनो मिक्स करके उसको रोटेट करते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा टेक्सचर लेके आता है। तो उसी का वो जो डो है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से। द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली is also fermented by bacteria। तो हम जो भी उसमें मटेरियल लेते हैं, सूजी ले रहे हैं लेट्स से, तो उसमें हम बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन कराते हैं, तभी जाके वो ऐसा अपीयरेंस लेता है और उसका डो बनता है। तो दूसरा क्या आ गया, पहला हो गया था कर्ड, दूसरा आ गया बेटा घर के अंदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट में दूसरा क्या आ गया, डोसा इडली डो, बैटर। ठीक है, जो बैटर यूज करते हैं उसका डो की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें बैक्टीरिया यूज हो रहा था, इसमें भी माइक्रोब का रोल है, किसका, बैक्टीरिया का।
माइक्रोब ही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी बैक्टीरिया का रोल था, यहाँ पर भी बैक्टीरिया का रोल था। यहाँ पर बैक्टीरिया ने क्या किया था, मिल्क के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करके उसका कोएगुलेशन कर दिया था। यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करता है, फर्मेंटेशन। यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करता है, फर्मेंटेशन। सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन एक तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा होता है, जिसमें ऑक्सीजन पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होती है। तो होता क्या, उस बैटर के अंदर जो हम मिक्स लेते हैं डोसा इडली बनाने के लिए, उसके अंदर बैक्टीरिया क्या करता है, फर्मेंटेशन से, एनारोबिक रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन हल्की हल्की यूज करके CO2 प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर बबल्स बबल्स बन जाते हैं, इसीलिए वो ऐसा बैटर बन जाता है, डो बन जाता है, तब जाके तैयार होता है CO2 प्रोड्यूस होने की वजह से। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है द पफ्ड अप अपीयरेंस, जो डो तैयार करते हैं हम उसका पफ्ड अप, थोड़ा सा फुला फुला सा अपीयरेंस क्यों आता है, इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस प्रोड्यूस होने की वजह से। CO2 क्यों प्रोड्यूस हुआ है, देखो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने फर्मेंटेशन किया। ठीक है, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। बिल्कुल, CO2 कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। यहाँ पे ये कलर शायद आपको दिख ना रहा हो, कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे लगेगा जो CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या आप क्या कह सकते हैं, फर्मेंटेशन हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस हो जाए। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फ्रॉम दिस फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम, तो ये हम प्रोवाइड करते हैं उनको। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड, ये यहाँ तक दूसरा एग्जाम्पल खत्म। अब हमारे तीसरे पे, दैट इज ब्रेड। थर्ड है क्या बेटा, ब्रेड। थर्ड है ब्रेड। ठीक है, जो ब्रेड हम खाते हैं उसका भी डो हम घर पे तो नहीं बनाते, फैक्ट्रीज में बनता है, पर वहां पे भी उसका डो तैयार होता है। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड। किससे, यीस्ट से। अगला नंबर किसका आया, यीस्ट का। तो ब्रेड वाले में क्या लिखेंगे, यीस्ट लिखेंगे। यीस्ट का नाम लिखेंगे सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, अलग अलग अंडरलाइन कर लेंगे, S कैपिटल C स्मॉल, जीनस स्पीशीज। तो इससे हम करते हैं, इसमें भी क्या होता है, ये भी क्या करता है, फर्मेंटेशन। ये भी क्या करता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की वजह से फिर से क्या प्रोड्यूस होगा, CO2, और उसका भी पफ्ड अप अपीयरेंस आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का फर्मेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं ब्रेड मेकिंग में, बेक कर रहे हैं, ब्रेड बेक होता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेकर्स यीस्ट। इसी यीस्ट को क्या बोल दिया तुमने, बेकर्स यीस्ट। बेक करने में काम आ रहा है, क्या बेक करने में, ब्रेड। ब्रेड का डो तैयार किया, ब्रेड का आटा तैयार किया, वो भी ऐसा पफ्ड अप अपीयरेंस का होता है, थोड़ा फुला फुला हुआ होता है, उससे हम ब्रेड बेक कर रहे हैं, तो बेकर्स यीस्ट बोल दिया जाता है, इसलिए इसको। अगले पे आते हैं, अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल टॉडी, फोर्थ नंबर लिखेंगे, टॉडी। टॉडी किसको कहते हैं बेटा, टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है बेटा, टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउथ इंडिया में पाई जाती है, साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर एक ट्रेडिशनल ड्रिंक मिलती है टॉडी, और ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द सदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। जो पाम ट्री होते हैं उनमें से सैप वो जो प्रोड्यूस होता है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। ये हो गया। अगला आइए, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश। मैं इस पर नंबरिंग करती हूँ एक बार, ये आप NCERT कवर कर रहे हैं जो उसकी, देखो यहाँ पे आपने पढ़ा कर्ड, ये हो गया नंबर 1 एग्जाम्पल। फिर आप आए डो, इडली और डोसा का सेकेंड एग्जाम्पल। फिर आप आए थर्ड ब्रेड मेकिंग में, ब्रेड मेकिंग में आए थर्ड एग्जाम्पल। मतलब हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, फूड में पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ माइक्रोब। ब्रेड बनाने में माइक्रोब का काम होता है, इडली डोसा बनाने में माइक्रोब का काम होता है, कर्ड बनाने में माइक्रोब का काम होता है, टॉडी जो कि सदर्न इंडिया की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है वो बनाने में माइक्रोब का काम होता है। फिर हमारे माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। फिफ्थ नंबर,
फिश को फर्मेंट करना हो, सोयाबीन को फर्मेंट करना हो, बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करना हो, जिससे डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड्स बनते हैं अलग अलग रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में, कंट्री में, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से चीज़ें बन रही हैं, जिसमें कई जगह पर फिश को फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन को फर्मेंट किया जाता है, बैम्बू शूट को फर्मेंट किया जाता है, उसमें हम अलग अलग माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। अब आते हैं 6th नंबर पे, चीज। जो चीज हम खाते हैं बहुत पसंद है, एक्स्ट्रा लोडेड चीज के साथ बर्गर, पिज्जा सब कुछ आ रहा है। ये जो चीज है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। ये बहुत पुराने टाइम से चीज चला आ रहा है जहाँ पर माइक्रोब की हेल्प से हम चीज बना रहे हैं। डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। अब तो बहुत सारे टाइप के चीज आने लग गए हैं जिसमें डिफरेंस क्या होता है अलग अलग चीज में, किसी का टेक्सचर अलग होगा, किसी का फ्लेवर अलग होगा, किसी का टेस्ट अलग होगा। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। और ये सब डिफरेंट कहाँ से होता है, माइक्रोब्स, किस माइक्रोब से आप चीज बना रहे हैं। डिफरेंट माइक्रोब डिफरेंट चीज, जैसा माइक्रोब वैसा ही चीज का टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ये स्पेसिफिसिटी जो होती है कि ये चीज ऐसा है, ये चीज इस टाइप का है, इसका फ्लेवर ऐसा है, ये सब कहाँ से आ रहा है कि माइक्रोब कौन सा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लार्ज स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स दिखाई देते हैं, is due to production of a large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium shermani। ठीक है, जैसे मान लो आपने 4th लिखा टॉडी, 5th नंबर पे तो चलो एनसीईआरटी में ही लाइन कर लोगे। 6th नंबर पे अगर हम चीज लिखें तो चीज के अंदर आप मान लीजिए आपने पहला लिखा स्विस चीज। ठीक है, तो आप पूछेंगे स्विस चीज में क्या माइक्रोब, स्विस चीज क्या माइक्रोब की हेल्प से बनता है? यस। किस माइक्रोब की हेल्प से बनता है? बैक्टीरिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, इस तरह आप अपने नोट्स के फ्लैश कार्ड में इसको ऐड करेंगे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये बैक्टीरिया भी क्या करता है? बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन करके। दूसरा चीज है रॉकफोर्ड चीज। अगला चीज आया रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम व्हिच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो अगर आप 7 नंबर पे लिखेंगे रॉकफोर्ड चीज तो आप उसमें माइक्रोब क्या लिखेंगे? माइक्रोब लिखेंगे फंगाई। ठीक है, तो इस तरह से ये कवर होता है हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट। एनसीईआरटी जितना कवर करना है उसको एक छोटे से फ्लैश कार्ड के फॉर्म में आपको लिखना है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इतने सारे। आप इसकी एक अच्छी सी टेबल कैसे बना सकते हैं? एक फाइनल फ्लैश कार्ड के फॉर्म में। जैसे आपने सबसे नंबर 1 लिखा कर्ड, फिर आपने नंबर 2 पे लिखा डो। ठीक है, डो ऑफ फॉर एग्जाम्पल घर में इडली, डोसा ये सब बनता है। फिर आप तीसरा लिखेंगे डो, ये किस चीज़ का डो है? ब्रेड मेकिंग का, जो फैक्ट्रीज में बनता है। फिर आप नेक्स्ट नंबर पे लिख सकते हैं टॉडी, जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है। फिर आप नेक्स्ट नंबर पे लिख सकते हैं फर्मेंटेड, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो हर चीज़ हमको एनसीईआरटी जितनी याद रखनी है। इसमें आप लिख सकते हैं फर्मेंटेड आपका ये सोयाबीन, फिश फर्मेंटेड सोयाबीन, फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स। ठीक है, ये सब हो गए। ठीक है, फिर आप उसके बाद लिख सकते हैं, इसके बाद आप चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, चीज़ में आप लिख सकते हैं 2 एग्जाम्पल दी गई है आपको एनसीईआरटी में, स्विस चीज़ और रॉकफोर्ड चीज़। ठीक है, अब ये तो हो गई एग्जाम्पल कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये चीज़ पे आए, चीज़ में स्विस चीज़ और रॉकफोर्ड चीज़। अब इसमें जिसमें आपको एनसीईआरटी जितना पता है वो आप फिल कर देंगे। जैसे कि कर्ड में आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया का नाम LAB, इसकी एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। क्योंकि अल्टीमेटली आपको फूड में कौन सा प्रोडक्ट उसमें माइक्रोब यूज हो रहा है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं कौन सा माइक्रोब, और अगर उसके नाम भी आपको पता है तो जैसे ये लिख देंगे। ठीक है, जैसे अब आगे अपन लेट्स से देखो यहाँ पर हमने अभी नाम भी पढ़ा, किस में पढ़ा? स्विस चीज़ में हमने पढ़ा बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे स्विस चीज़ में बैक्टीरिया माइक्रोब यूज होता है और इसका नाम भी पता है, वो भी लिख दो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, और अलग अलग अंडरलाइन कर दो, P कैपिटल S स्मॉल, जीनस और स्पीशीज। रॉकफोर्ड चीज में आपने सिर्फ कितना याद करना है? फंगस।
फंगस यूज होता है, ऐसा लिख दो। स्विस चीज़ के बारे में आपको लिखा गया है कि प्रोपेनियोबैक्टीरियम शर्मानी जो है वो CO2 प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से लार्ज होल्स आते हैं। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक बात हो गई, ये भी ऐड कर लो। उससे क्या होगा, आप यहाँ पे NCERT का एसर्शन रीजन भी डायरेक्ट कवर कर लोगे इस टेबल में ही। कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स में। एसर्शन रीजन कवर हो गया, लार्ज होल्स होते हैं क्योंकि CO2 प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने ब्रेड में पढ़ा जैसे यीस्ट यूज होता है, यीस्ट का नाम भी पता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये लिख दिया। और इसी वजह से आपने एक स्पेशल बात भी लिख ली यहाँ पे, क्या कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को बेकर्स यीस्ट कहते हैं। शॉर्ट में आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, सैकेरोमाइसिस को बेकर्स यीस्ट कहते हैं क्योंकि ब्रेड मेकिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, स्विस चीज़ में लार्ज होल्स होते हैं क्योंकि CO2 प्रोड्यूस होता है। इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक कार्ड बना लिया। आपको और इन्फॉर्मेशन मिले किसी क्वेश्चन से आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग, और उसकी NCERT लाइन बाय लाइन इतना ही आपने तैयार करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।